दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने चल रहे हैं। एक नए चैप्टर के साथ आज हम बातचीत करेंगे। इस चैप्टर का नाम है दोस्तों महासागरीय जल धाराएं। ठीक है, यानी महासागरों में जो जल धाराएं चलती हैं वो जल धाराओं से संबंधित हम बहुत सारे सवाल देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं जल धाराएं कितनी प्रकार की होती हैं और कैसे कैसे सवाल आते हैं। ठीक है, जो हमारा लेक्चर है दोस्तों आज हमारा 287 नंबर का लेक्चर है। यदि आज आप हमारी क्लास देखते हैं तो 8600 सवाल पूरे हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस आप क्लास में बने रहिए और सीखते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किए गए हैं। छोटे छोटे बैच हैं दोस्तों, कम प्राइस में आपको दिए गए हैं। एक बार यदि आपने इन बैच को पढ़ा ना तो याद रखिए पूरे पूरे सब्जेक्ट पर, उस पूरे विषय पर आपकी इतनी अच्छी कमांड बन जाएगी कि पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं सवालों पर। पहला सवाल है रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि महासागरीय जल धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की जल धाराएं होती हैं दोस्तों, तो याद रखेगा ये जल धाराएं कितने प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों, एक होती गर्म जल धारा, एक होती है गर्म जल धारा। ठीक है, गर्म जलधारा, और दूसरा होता है दोस्तों ठंडी जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, ये दो प्रकार की दोस्तों जलधाराएं होती हैं। इस सवाल को याद है, बहुत आसान सा सवाल है। अब धीरे धीरे दोस्तों हम कठिन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए सवाल, अगला सवाल क्या दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सी महासागरीय जलधारा प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है। ठीक है, जैसे सवाल दे दिया, मेरा एक काम है ना, आप में से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मैं कुछ ऐसे पढ़ाने का प्रयास करता हूं कि क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाए। आपको लग रहा होगा कितना डिफिकल्ट सवाल है, ठीक है, लेकिन मैं एक छोटी सी स्टोरी यदि आपसे मैं पूछूं, मान लीजिए दोस्तों ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बीचों बीच से दोस्तों ये गुजर गया भूमध्य रेखा, ये हो गया भूमध्य रेखा, और दोस्तों यहाँ दूर कहीं स्थित क्या है दोस्तों, यहाँ सूरज है। ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ दूर में कहीं सूरज है। आप जानते हैं दोस्तों सूरज सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ देता है, तो भूमध्य रेखा पर देता है। इस भूमध्य रेखा पर आप जानते हैं तापमान कितना रहता है दोस्तों, तापमान ऊंचा रहता है। ऊंचा मतलब ज्यादा रहता है। तापमान का ज्यादा होना क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, गर्मी इंडिकेट करता है, यानी मौसम यहाँ कैसा रहता है, गर्म रहता है। भाई यदि सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर 12 महीने पड़ेगा तो ये ठंडा स्थान थोड़े होगा, ये तो गर्म स्थान होगा। और हवाएं चल कहां से रही हैं, लिख रहा भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ। तो जो हवा, जैसे मैं कहूं दोस्तों आप किसी गर्म खौलते कमरे में दोस्तों बैठो, वहां से निकलेंगे तो गर्मी से निकलेंगे ना। तो जो हवाएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उनकी विशेषता क्या होगी, वो गर्म होंगी, ठंडा थोड़े होंगी। ठंडा तो तब होती जब वो ध्रुवों से चलती। बात समझ में आ रहा है। तो ये कैसी जलधाराएं हो जाएंगी दोस्तों, ये गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, आप मुझे बता दो मैंने क्या आपको रटाया, कुछ रटाया क्या आपको। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल दे रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी महासागरीय जलधारा प्रायः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। एक बात बताइए, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों पर बर्फ है कि नहीं, इतने सारे ग्लेशियर हैं। ठीक है, ध्रुवों पर तो पूरा बर्फ है। भाई वहां तो सूर्य का प्रकाश पता चल रहा है, उत्तरी ध्रुव में अगर 6 महीना सूर्य का प्रकाश है तो दक्षिण ध्रुव में अंधेरा है, दक्षिण ध्रुव में 6 महीना प्रकाश है तो उत्तरी ध्रुव में अंधेरा है। ठीक है, तो दोस्तों इस वजह से वहां बहुत ज्यादा ठंडी है, और जो हवा उस ठंडे ग्लेशियर से होके बहेगी उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, वो ठंडी होगी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। ठीक है, ये दोनों पढ़ लिया आपने, कुछ रटा क्या आपने, कुछ याद करने की जरूरत पड़ी क्या, कुछ नहीं। मेरी क्लास में ना यही खासियत है, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, हाँ लेकिन समय देना पड़ेगा। मैं 30 सेकंड 60 सेकंड वाला मास्टर नहीं हूं कि मैं आपको घोल के पिला दूं, मुझे थोड़ा समय देंगे तभी मैं सिखा पाऊंगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि निम्न अक्षांशों में उष्ण कटिबंधों से उच्च समशीतोष्ण और उपध्रुवीय कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधारा को, ए बाप रे बाप कितना कठिन सवाल दे दिया। ये पता है सिर्फ आपको मूर्ख बना रहा है। जो मैंने पीछे पढ़ाया ये वही सवाल है, बस क्या कर दिया दोस्तों, नाम लिख दिया, रेखाओं का नाम दे दिया जानबूझ के कि आप टेंशन में आ जाओ। क्या लिखा दोस्तों, निम्न अक्षांश। निम्न अक्षांश में उष्ण कटिबंध से, कहां से जा रही है दोस्तों, उष्ण कटिबंध से। एक बात बताओ, जहां उष्ण कटिबंध होगा वहां पर लो प्रेशर बेल्ट होगा, और लो प्रेशर से अगर दोस्तों हवा चलेगी इसका मतलब क्या है, उसके अंदर गर्म जलधाराओं वाला गुण होगा। ठीक है, यहां गर्म जलधारा। यहां क्या लिखा दोस्तों, अगला सवाल देखिए, यहां लिख रहा है कि उच्च अक्षांश से चल रही। उच्च अक्षांश मतलब क्या, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, हाई प्रेशर मतलब उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है। ठीक है,
उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है, ठीक है। और इस वजह से क्या वहां यहां से चल रहा निम्न की तरफ, इसका मतलब यहां कैसी होंगी दोस्तों जलधारा, ये ठंडी जलधारा होगी, ठीक है, ठंडी जलधारा होगी। कुल मिला जुला के जो ऊपर सवाल दे रहा था दोस्तों, जो ऊपर सवाल दे रहा था, ये वाला जो सवाल दे रहा था, ठीक है, ये दोस्तों भूमध्य रेखा से चलने वाली हवाएं हैं, भूमध्य रेखा से, ठीक है। और ये जो दे रहा, अगला जो दे रहा दोस्तों, ये वाला जो दे रहा दोस्तों, ये ध्रुवों से चलने वाली हवाएं, ठीक है। ये हवाएं कहाँ चलती हैं, ये ध्रुवों से चलती हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है। रटना नहीं है, तरीका क्या चेंज किया कि आप परेशान हो गए, ठीक है, परेशान न होना, ठीक है, आराम से सीखो समझो, ठीक है। और चलो आगे आते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जिस स्थान पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, भाई ये चलती हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलती होंगी, एक तरफ से गर्म जलधारा आ रही, दूसरी तरफ से ठंडी जलधारा आई, करा जिस स्थान पे दोनों मिलती हैं, ठीक है, वहां कौन सी घास मिलती है जो मछली उत्पादन के लिए अनुकूल मानी जाती है। दोस्तों आपने, अच्छा कुछ बच्चे घास का मैदान नाम आते ही सारगैसो सोच लेते हैं, नहीं सारगैसो मत सोचिए, उन घास को क्या कहते हैं, समुद्री घास को, उनको कहा जाता है प्लैंकटन। क्या कहते हैं, प्लैंकटन, और कुछ नहीं दोस्तों, प्लैंकटन समुद्री घास है, समुद्री घास है, और यह मछलियों का आहार है। क्या है दोस्तों, यह मछलियों का आहार है। तभी तो दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां वो घास खाने आती हैं, इसी वजह से दोस्तों वहां पर मछली मारने वाले लोग भी पहुंच जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि मछली का उत्पादन होता है। अरे उत्पादन क्या, खेत में बोया थोड़े जाता मछलियों को, मछलियां मतलब वो स्थान जहां बहुतायत मात्रा में मछलियां मिलती, क्यों, मछलियां आती अपना आहार खाने, ये एक तरह से मछलियों का रेस्टोरेंट और होटल है, ठीक है। और यहीं पहुंच जाते हैं मछुआरे और मछली मार के लाते हैं। किस वजह से दोस्तों, जहां ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहां प्लैंकटन घास पाए जाते हैं, ये एक तरह के समुद्री घास होते हैं, याद रखें, नमकीन घास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। करा महासागर में जलधाराओं के बनने का कारण क्या है, ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है। लीक से हटके ये सवाल पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग 2006 सवाल पढ़ने के बाद इस सवाल पे पहुंचे हैं कि भाई महासागरीय जलधाराएं बनती ही क्यों हैं। ये तो बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि सर ये बनती ही कम है, क्यों है। अब इसके एक कारण है, इसके बहुत सारे कारण है। पहली बात, ठीक है, पहली बात है दोस्तों, यह वायुदाब एवं हवाओं के कारण बनती है। किसके कारण बनती है दोस्तों, ये जो वायुदाब है, जो लो प्रेशर बेल्ट चल रहा है, कहीं हाई प्रेशर बेल्ट है, और आप तो जानते हैं कि हवाएं क्या होती है दोस्तों, लो प्रेशर में स्थान खाली हो गया, हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, ठीक है। तो वायुदाब और हवाओं की वजह से दोस्तों गर्म मत कहिए, ठीक है, जलधारा दोनों प्रकार की होती है, गर्म और ठंडा दोनों, तो इन जलधाराओं का निर्माण होता है। इसके अलावा क्या दोस्तों, दूसरा चीज आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो पृथ्वी घूम रही दोस्तों, इतने तेजी से जो पृथ्वी घूम रही है, उस वजह से आपने कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। किसके बारे में पढ़ा होगा, कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में, कोरियोलिस बल के बारे में पढ़ा होगा। इस वजह से भी दोस्तों ये जलधाराएं चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी के भीतर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह भी एक बहुत बड़ा कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कारण क्या दोस्तों, क्या तापमान और लवणता भी कारण माना जा सकता है क्या, नहीं, तापमान लवणता नहीं, बल्कि आप मान सकते हैं कि भूमध्य रेखा एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में असमानता, अगर यहां असमानता ना होता, मान लो दोनों गर्म होते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा और इधर दोनों गर्म होते हैं, तो दोनों लो प्रेशर बेल्ट होता, और जब दोनों लो प्रेशर बेल्ट होता तो हवा चलती कहां, रुकी रहती। ये तो वजह बनता है ना, लो प्रेशर हाई प्रेशर का। अब जो पढ़ा होगा वायुदाब वाला चैप्टर उसको तो समझ में आएगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो बच्चा परेशान होगा। पीछे के वीडियोस देखिए, स्टडी 91 पर पढ़ने का यही फायदा है कि यहाँ चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। हमको पता है कि लोगों को कम पसंद आता, अच्छा चीज वैसे भी किसी को नहीं पसंद आता, और हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ईमानदारी से बताएं तो। कि सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, वह कौन सा सागर है, वो कौन सा समुद्र है जिसके चारों ओर क्या होती है, समुद्री जलधारा प्रवाहित होती, कौन सा समुद्र है दोस्तों। ये एक्चुअली में कोई समुद्र नहीं है, ये समुद्र के भीतर समुद्र है, ठीक है, समुद्र के भीतर समुद्र, ठीक है, समुद्र के भीतर कैसा समुद्र दोस्तों, इसे हम नाम देते हैं सारगैसो सागर। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं सारगैसो सागर। एक्चुअली में दोस्तों यहाँ सारगैसो घास की बहुतायत मात्रा पाई जाती है, इस वजह से दोस्तों इस समुद्र का नाम ही रख दिया गया सारगैसो सागर। लेकिन दोस्तों इतना खतरनाक होता है ना,
पानी में ऐसे ऐसे घास होते हैं कि कोई जहाज यदि उसमें फंसा तो जीवन भर फंसा रह जाता है और निकल नहीं पाता है, ठीक है, फंस जाता है, बच जाता है, निकल ही नहीं पाएगा। और पानी में आप कूद के धक्का तो मार नहीं सकते, ठीक है, तो बहुत समस्या हो जाता है दोस्तों। इस वजह से इसे और भी कुछ कहा जाता है, ये मैं बताता हूँ। एक सवाल दे रहा दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं किस ओर प्रवाहित होती हैं। ये तो कोरियोलिस इफेक्ट वाली बात है। और इसमें जब मैं आपको वायुदाब के बारे में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक ट्रिक दिया था कि दोस्तों याद रखिएगा, आप कुछ मत करिए, सिर्फ लिखिए एक तरफ उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ट्रिक क्या था समझिएगा एक बार, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, और दूसरी तरफ लिखिएगा दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। और ये हवाएं जो होती हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, जो अक्षर है उसके अपोजिट जाना है। जैसे यहां लिखा दक्षिणी, तो द से दक्षिणी, द से दायां मत कीजिएगा, बायां करिएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ हवाएं क्या होती हैं दोस्तों, बाएं तरफ चलती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में बच गया तो दाएं तरफ चलती हैं। कोई दिक्कत आपको? तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं ये अपने दाएं ओर भागती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं होती हैं बाएं ओर चलती हैं। क्यों? याद रखिएगा, कारण क्या है, कोरियोलिस बल। क्या है दोस्तों? कोरियोलिस बल, ठीक है, कोरियोलिस बल की वजह से दोस्तों ऐसा घटना घट रहा है, ये आप याद रखेंगे। कहिए कि नहीं समझ में आया? आराम से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आपके लिए है। अगला सवाल देखिए, कह रहा विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है, जो सबसे तेज बहती है, सबसे तेज चलती है दोस्तों। इसका नाम भी खतरनाक टाइप का है, बहुत खतरनाक, डर लगता है नाम पढ़ के। नाम है गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम है दोस्तों? गल्फ स्ट्रीम। दुनिया की सबसे तेज बहने वाली जलधारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। अब बात आती है दोस्तों कि गल्फ स्ट्रीम जो है दोस्तों, ये जो जलधारा ये किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी या गर्म है, ये सबसे बड़ी बात है, बच्चे रट नहीं पाते। अच्छा छोड़ो, मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों आपको क्या फील हो रहा है, अंदर से फील कीजिए थोड़ा। स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब समझिए स्टीम, स्टीम, क्या समझिए, स्ट्रीम को कर दीजिए स्टीम, और स्टीम का मतलब क्या हो जाता है, भाप, और भाप कैसी होती है दोस्तों, गर्म। तो ये जलधारा कैसी है दोस्तों, इससे पता चलता है कि ये गर्म जलधारा है। ये क्या दोस्तों, यह गर्म जलधारा है। और बहती कहाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा मैक्सिको। कहाँ पर दोस्तों? मैक्सिको के पास, ठीक है, मैक्सिको के पास है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, यहाँ की जलधारा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। कोई दिक्कत है आपको? ऐसे समझिए ना, ऐसे समझेंगे तो नहीं भूलेंगे, और अपना दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, भूल जाए, ठीक है। मैं जितनी भी जलधारा है सब आपको याद करा दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये स्ट्रीम जब देखेंगे आपको स्टीम याद आएगा, स्टीम से भाप याद आएगा, और भाप से गर्म याद आएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा भूलने का, भूल जाइएगा तो कमेंट कीजिएगा। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? इसको क्या कहा जाता है? यूरोप का गर्म कंबल। अभी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों कि जो गल्फ स्ट्रीम है ये, इसकी उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती। कहां होती है? मैक्सिको की खाड़ी में दोस्तों क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है, पैदा वहां होता है। और कंबल का काम कहां करता है? यूरोप में। यही गल्फ स्ट्रीम जो है जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा दोस्तों, ठीक है, ये गर्मी कहां पैदा करता है दोस्तों? तो इसे यूरोप का कंबल कहा जाता है। अगर ये जलधारा नहीं होती ना तो जो यूरोपियन है ना, ये सिकुड़ के मर जाते हैं। इतनी ठंडी पड़ती, इतनी ठंडी पड़ती कि जीवित नहीं रहते, खत्म हो जाते भाई, ऐसी स्थिति बनती, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यह भी आपके लिए बढ़िया सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं? क्या कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए और तब जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। इसे कहा जाता है दोस्तों, ये अल नीनो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अल नीनो की जलधारा को क्या कहते हैं? क्रिसमस के बच्चे की जलधारा कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, क्रिसमस के बच्चे की जलधारा ठंडी जलधारा है, ठीक है। अल नीनो कैसी जलधारा है दोस्तों? ये अभी बताऊंगा आगे, आप पहले समझिए, एक एक चीज समझिए। पेरू के पास चलती है, ठीक है। आगे बढ़िए, करा वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण, उसे क्या कहा जाता है? काली धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे काली धारा कहा जाता है, काले पानी के कारण। कौन सी जलधारा दोस्तों, कौन सी जलधारा है, ठीक है। इसके बारे में तो सर सुना ही नहीं हमने इसका। अच्छा काला पानी, अच्छा काला पानी देख के मुझे खाली बताइए, आपको डर लगेगा कि नहीं? हाँ सर, समुद्र का पानी तो नीला होता है या बेरंग हो तो सर सही है, लेकिन काला होगा तो सर डर तो लगेगा। अच्छा डर लगने के बाद क्या होगा सर? उत्तर बताइए। अरे रुको यार, उत्तर मत पूछो, पहले बताओ डरने के बाद क्या होगा? रोने का काम है। और रोने से याद रखेगा क्यूरोसियो,
ठीक है। रोने से क्या है दोस्तों, क्यूरोशियो। यहाँ पर एक जलधारा दोस्तों क्यूरोशियो, मतलब पूछा जा रहा है क्यों रो रहे हो, तो आपने कहा डर के मारे रो रहे हैं। अच्छा, डर के मारे कोई रोता है तो ठंडी लगता है कि गर्मी, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, छोड़िए टेंशन नहीं, दिमाग लगे खाली, ठंडी लगता है गर्मी। सर जब डर होता है तो शरीर पसीना छोड़ता, पसीना छोड़ता सर गर्मी लगता है। तो जलधारा कैसा हो गया दोस्तों, यह किस प्रकार की जलधारा है, यह गर्म जलधारा है। ठीक है, कैसी जलधारा दोस्तों, यह गर्म जलधारा है। देखिए सब सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा एक एक चीज़ें। बस मेरे साथ आप बने रहेंगे क्लास में तो मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, बस आप सुनते चलिए। आगे देखिए, जहां जहां कहानी सुना रहा हूं सुनिए कहानी, भागिए मत। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं, हम्बोल्ट। अब इसका ट्रिक आपको बताएं क्या है, जैसे यहां पर लिखा, मान लीजिए पहले समझ जाइए हम्बोल्ट का मतलब क्या है। हम्बोल्ट का मतलब है हम बाल्टी, बोल्ट माने क्या हो गया, हम बाल्टी। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किसी के ऊपर क्या कर दिया, एक बाल्टी पानी, एक बाल्टी क्या कर दिया, पानी ऐसे उलट दिया। अरे बाप रे, मान लीजिए आप में सो रहे थे, अब कोई आपके ऊपर पानी डाल दे, ठंडा लगेगा गर्मी, आप कहेंगे सर ठंडी लगेगी। ठीक है, ठंडी लगेगी, और ठंडी लगेगी तो जलधारा कैसी है, यह कैसी जलधारा है, यह ठंडी जलधारा। पहले तो ये याद कर लीजिए, खैर ये आपसे पूछा नहीं है, लेकिन इस बाल्टी से दोस्तों आप याद रखेगा। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि चलती कहां पर है। ठीक है, तो याद रखेगा यह पेरू के पास है। किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा पेरू की जलधारा। ठीक है, पेरू की जलधारा को, पेरू एक देश है, और पेरू जो देश है कहां पर पता है आपको, ये पड़ता है दोस्तों दक्षिण अमेरिका में। तो पेरू की जलधारा को दोस्तों हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। और ये कहां बहती है दोस्तों, कहां बहती है, तो बहती है दक्षिणी गोलार्ध में। कहां बहती है, यह दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों बहती है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा एल नीनो जलधारा कहां प्रकट होती, पीछे हमने पढ़ा है। तो एल नीनो जलधारा को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, क्रिसमस के बच्चे की जलधारा, क्रिसमस के बच्चे की धारा। ठीक है, क्रिसमस के बच्चे के रूप में दोस्तों जानते हैं इसे, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा एल नीनो जलधारा प्रकट कहां होती, पैदा कहां होती है दोस्तों, ये भी पेरू के तट पर पैदा होती। कहां पैदा होती दोस्तों, यह पेरू के तट पर पैदा होती। कहां पैदा होती है, पेरू के तट पर पैदा होती है। इस तथ्य को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता भी नहीं चला होगा, 15 सवाल मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है, ऐसे पढ़िए। ऐसे पढ़ने का फ़ायदा यह है कि धीरे धीरे दोस्तों आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। और ऐसे करके हम लोगों ने पूरा एंशिएंट खत्म कर दिया, पूरा मिडावल हिस्ट्री खत्म कर दिया, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा दिया, पूरी इंडियन पॉलिटी पढ़ा दिया। 4 विषय विस्तार से ऐसी क्लास में चर्चा किया हूँ, इत्मीनान से पढ़ाया हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं। ठीक है, आप आइए, जुड़िए इस चैनल के साथ, इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़िए और अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। आप चाहे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन भाई क्लास तो देखिए, पढ़िए तो सही क्लास को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, विश्वास दिला दे रहा हूँ। ठीक है, इतना अच्छा क्लास आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो आप चाहें तो हमारे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। स्टडी 91 पर आइए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल दे रहा दोस्तों कि चिली और पेरू के तट पर, तट से दूर, तट पर नहीं, उसके तट से दूर शीत जल, शीत जल मतलब ठंडे जल में, शीत जल मतलब क्या है दोस्तों, ठंडे जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है दोस्तों, यहां पर दोस्तों इसी का नाम है हम्बोल्ट। क्या नाम है दोस्तों, इसी का नाम है हम्बोल्ट जलधारा। अभी मैंने सिखाया ना, हम्बोल्ट यानी हमने बाल्टी लेकर उलट दिया, अब ठंडा लगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हम्बोल्ट जलधारा है जो पेरू के तट पर चलती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सवाल का उत्तर ये होगा, अभी जब मैंने आपको सिखाया वही है जवाब। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास, कहां पर दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एक जगह है, उसके पास समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है, उसका कारण क्या है। न्यू फाउंडलैंड एक जगह है, वहां जब भी जाएंगे तो हमेशा कोहरा कोहरा दिखाई देता है। पूछा जा रहा है उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण है कि यहां पर एक तरफ से दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ठीक है, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है, तो स्ट्रीम को हमने पढ़ा स्टीम, और उससे हमने बताया कि ये किस प्रकार की जलधारा दोस्तों, ये एक तरह की गर्म जलधारा है। ठीक है, एक तरफ से दोस्तों ये जलधारा आ रही है आगे। ठीक है, एक तरफ से ये जलधारा दोस्तों आगे बढ़ रही है, एक तरफ से गल्फ स्ट्रीम, दूसरी तरफ से दोस्तों लेब्राडोर की जलधारा आगे बढ़ रही। कौन सी जलधारा दोस्तों, लेब्राडोर। ठीक है, कौन सी जलधारा, लेब्राडोर। सर आपने तो अभी लेब्राडोर के बारे में बताया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ले ब्रो है ब्रो, बड़ा कूल टाइप का नहीं लग रहा है, कैसा वर्ड लग रहा
है ब्रो, कितना कूल वर्ड है, ठीक है। ये वर्ड कैसा है, ये शब्द कैसा है, ये शब्द खाली बताइए, ये कैसा शब्द है दोस्तों, ये बड़ा कूल टाइप का शब्द है, कूल टाइप का। और कूल माने क्या होता है, ठंडा। कूल माने क्या होता है दोस्तों, ठंडा, ठीक है। तो दोस्तों एक तरफ से ठंडी जलधारा जा रही है, दूसरी तरफ से दोस्तों गर्म जलधारा है, और यहीं पर क्या स्थित है दोस्तों, यही न्यूफाउंडलैंड है, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, यही न्यूफाउंडलैंड है। तो बताइए कुहरा क्यों ना हो, अगर गर्म ठंडा मिलेगा। आप जब दोस्तों ठंडी के समय में गर्म पानी से नहाते हैं तो बाथरूम में इतना कोहरा पैदा कर देते हैं, और यहाँ तो इतना ठंडा और गर्म पानी मिल रहा है, ठीक है। कोहरा क्यों ना पैदा हो, बताइए क्यों ना पैदा हो। पढ़ाने का तरीका होना चाहिए यार, सब समझ में आएगा, ठीक है। कौन कहता है कि समझाया नहीं जा सकता। अगला सवाल सुनिए, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा, अगुलहास जलधारा दो भाग में बढ़ जाता है। सर ये अगुलहास जलधारा किस प्रकार की जलधारा है। अच्छा अगुलहास मतलब क्या होता है, अगुल मतलब अंगुली, अगुल मतलब क्या हो गया, अंगुली, और हास मतलब क्या हो गया दोस्तों, अंगुली का जल जाना, ठीक है। अंगुली क्या हो गई, जल गई, अरे बाप रे बाप, जल गई तो क्या, गर्म जलधारा। सर आपका तो तरीका भी खतरनाक है, ठीक है। कैसी जलधारा दोस्तों, या किस प्रकार की जलधारा है, गर्म जलधारा। अब बढ़िए आगे, करा किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में बढ़ जाता है। वो छोटा सा द्वीप है, बहुत बड़ा द्वीप नहीं है, ठीक है। मेडागास्कर का नाम सुना है, मेडागास्कर, ठीक है। ये अफ्रीका और भारत के बीच में पड़ेगा, ठीक है, मेडागास्कर, ठीक है। मेडागास्कर जो है दोस्तों वो क्या करता है, इस अगुलहास जलधारा को दो भागों में बांट देता है। अरे गया टकरा गया, थोड़ा इधर निकल गई, थोड़ा इधर निकल गई, धाराएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। देखा होगा आपने मैप में, मेडागास्कर का पिक्चर देखिए, फोटो देखिए, तब समझ में आएगा कि कैसे बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है लेब्रो, बोले तो लेब्रो, बोले तो है ब्रो, बड़ा कूल टाइप का वर्ड है, और इससे पता चलता है कि किस प्रकार की जलधारा दोस्तों, यह ठंडी जलधारा है, ठीक है। कम से कम जलधारा के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि वो किस प्रकार की जलधारा है। सवाल दे रहा है कि लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं। अरे भैया अभी तो इतना बड़ा फोटो बनाया था, न्यूफाउंडलैंड के पास मिलती, कहाँ मिलती हैं, न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड कहाँ दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है दोस्तों, न्यूफाउंडलैंड, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जहां पर ये ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं। और उत्तरी अमेरिका का कौन सा तट, तो उत्तर पूर्वी तट। कौन सा तट दोस्तों, उत्तर पूर्वी तट। आप इसे भी याद रखेगा, पश्चिम में मत भेज दीजिएगा, नहीं चला जाएगा प्रशांत साइड, प्रशांत साइड अटलांटिक साइड रहना है, ये अटलांटिक साइड वाली घटना है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब पता चला अमेरिका है इतना बड़ा देश, जैसे भारत की बात करें, अब भारत में दो साइड, एक तरफ बंगाल खाड़ी, दूसरी तरफ अरब सागर, बताना पड़ेगा ना भाई कि पूरब की पश्चिम, वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। लिख रहा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर, जैसे मान लीजिए ये अफ्रीका है दोस्तों, इस तरह से अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ मेडागास्कर है, ठीक है। अब लिख रहा है दक्षिण पश्चिम, एक तो दक्षिण में आई है, दूसरा पश्चिम आई, मतलब इस साइड बात कर रहा है, ठीक है, इस साइड दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है दोस्तों, यहाँ कौन सी धारा बहती है, यहाँ बहती है वेंगुला। कौन सी जलधारा बहती है दोस्तों, वेंगुला, वेंगुला जलधारा, ठीक है, वेंगुला जलधारा, ठीक है। देखिए वेंगुला और वेनेजुएला ये दो जलधाराएं हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। एक है दोस्तों वेनेजुएला, वेनेजुएला, ठीक है, ये अलग जलधारा है, ये आपके दक्षिणी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है, अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में बहती है। वेनेजुएला एक देश भी है ना, वेनेजुएला देश में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है, ठीक है। तो याद, अब जलप्रपात, वाटरफॉल, नहाने चले क्या, चलिए नहा के आते हैं, ठीक है। अब लगेगा ठंडा, तो वेनेजुएला और वेंगुएला ये दोनों जो जलधाराएं दोस्तों याद रखेंगे, ये दोनों ठंडी जलधाराएं। कैसी जलधारा दोस्तों, ये ठंडी जलधारा है, इसे आप याद रखेंगे। चाहे वेंगुला की बात करें चाहे वेनेजुएला, लोकेशन वाइज अलग अलग है। वेनेजुएला ये दक्षिण अमेरिका के तट पर बहती है, वेंगुएला ये अफ्रीका के तट पर बहती है, ये बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है, ठीक है, कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। उष्ण का मतलब क्या हो गया, उष्ण का तात्पर्य ही दोस्तों गर्म से है, ठीक है। अब गर्म में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा, अब यहाँ तो ऑप्शन में दिया नहीं दोस्तों, फिर भी क्या लिखा जाए। जैसे दोस्तों अगर हमने पीछे जो मैंने आपको पढ़ाया तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा क्या थी दोस्तों, गर्म जलधारा। क्यूरोशियो की जलधारा कैसी दोस्तों, क्यूरोशियो की जलधारा, ये भी दोस्तों गर्म जलधारा है। इसी तरह से बहुत सारी जलधारा है, नाम आएगा तभी बता पाएंगे, ठीक है। आप पूछ के देख, अगुलहास जलधारा, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, अगुलहास जलधारा, नोट करते जाइए, सब गर्म जलधारा है, ठीक है। अगुलहास, अंगुली ही जल गई थी दोस्तों, अगुलहास जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक, ठीक है। सर मोजाम्बिक वाला आप नहीं बताएं, अरे
मोजाम्बिक में मोजा लगा है। अब मोजा पहनेंगे, गर्मी होगा ठंडी, सर गर्मी होगा तो गर्म जलधारा है ना, मोजा से याद रखिए, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी एक कोष्ण महासागरीय जलधारा है। सर उष्ण नहीं दिया, सर ये गलत टाइप हो गया क्या? नहीं, टाइप गलत नहीं हुआ है, बिल्कुल सही टाइप हुआ है। कोष्ण जलधारा कौन सा है? कोष्ण महासागरीय जलधारा किसे कहते हैं ये आपको बताना है। ये कहते हैं दोस्तों क्यूरोशियो को। किसे कहते हैं? जो पीछे आपने पढ़ा क्यूरोशियो जलधारा, जो कि गर्म जलधारा थी। कैसी जलधारा थी? गर्म जलधारा। ठीक है, ये उसी के बारे में पूछ रहा, उसी को हम कहते हैं कोष्ण। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, यही जवाब है। लिख रहा सारगैसो सागर कहाँ पाया जाता है? सारगैसो सागर आपने बताया तो सर कि ये सारगैसो क्या है? घास है। ठीक है, सारगैसो और कुछ नहीं है। सारगैसो क्या दोस्तों? ये समुद्री घास है। क्या है? समुद्री घास है। मुद्दा यह है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, उसका लोकेशन कहाँ दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये पाया जाता है दोस्तों अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर दोस्तों? अटलांटिक महासागर में ये सारगैसो घास का मैदान स्थित है, इसको याद रखें। और अटलांटिक में कहाँ पर दोस्तों? तो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण मत जाएगा, उत्तरी अटलांटिक, जो उत्तर वाला हिस्सा वहां पर। ठीक है, कभी कभी दोस्तों डिग्री पूछ लेता है, तो डिग्री पूछेगा तो बताएगा 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा दोस्तों, इसको आप याद रखें, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, लेटी हुई, देशांतर मत चले जाएगा। ठीक है, या कभी कभी दोस्तों ये पूछता है कि यहां पर आके ना कई लोगों का मिलन होता है, जैसे जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा थी दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा थी, वो दोस्तों एक तरफ से आती है, दूसरा गल्फ स्ट्रीम से मिलते हुए आपने, अच्छा इसका मिलान मत करिए, अभी एक और लिखे दोस्तों कनारी जलधारा, कनारी। ठीक है, कनारी जलधारा ये भी एक जलधारा है। और एक है दोस्तों उत्तरी विश्वतीय जलधारा। कौन सी? उत्तरी विश्वतीय जलधारा। ये तीनों का दोस्तों, इन तीनों के मध्य स्थित है उत्तरी विश्वतीय जलधारा। ठीक है, इन तीनों के जलधारा के मध्य ये सारगैसो सागर स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ये फिलहाल समुद्र के बीच में घास का मैदान है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है सारगैसो सागर को सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, सबसे पहले किसने देखा था दोस्तों, ये बताना है। ठीक है, अब ऐसे तो हम पढ़ते हैं दोस्तों पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले दोस्तों खूब ढूंढा, लेकिन ये पुर्तगालियों ने ढूंढा था। जब सवाल आएगा ना तो या तो बच्चा पुर्तगाली जवाब देगा या तो अंग्रेज जवाब देगा, और दोनों जवाब से गलत है। सही जवाब क्या? स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है, स्पेन याद रखेगा, स्पेन के नाविकों ने सबसे पहले देखा था। स्पेन के नाविकों ने दोस्तों इस सारगैसो सागर को सबसे पहले देखा था। और सारगैसो सागर समुद्र में घास के ऐसे मैदान नहीं कर सकते, समुद्री घास इतना दूर तक फैला हुआ दोस्तों, उसमें कोई भी जहाज जाता है तो फंस जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, करा समुद्री दानव के रूप में किसे जाना जाता है? इसीलिए दोस्तों उस समुद्री घास को क्या कहा जाता है? समुद्री दानव कहा जाता है। ये जो सारगैसो सागर है, ये जो सारगैसो सागर है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समुद्री दानव। क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्री दानव। क्यों कह रहे हैं दोस्तों समुद्री दानव? समुद्री दानव क्यों कहते हैं? क्योंकि इस घास में आकर दोस्तों जहाजें फंस जाती हैं, यही कारण है। इस कारण दोस्तों ऐसा नामकरण इसका किया गया है। करा रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? ये आपके लिए दोस्तों नया जलधारा है, अभी इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा नहीं किया था कि रेनेल जलधारा दोस्तों ये कहाँ की जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर में बहती है। कुछ चीजें आप भी सर्च कीजिए। ठीक है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप भी मेहनत से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, एक आध सवाल तो बताइए। ठीक है, मजा मत लीजिएगा कि गुप्ता जी को आता नहीं, और गुप्ता जी तो ऐसे पढ़ाएं कि आपको सारा याद हो गया। आपको कुछ आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, बताइए कौन सा नहीं याद है तो मैं बताऊंगा आपको। अगला सवाल देखिए, कह रहा उत्तरी अटलांटिक धारा से सर्वाधिक लाभान्वित देश कौन सा है? ठीक है, इससे सर्वाधिक लाभान्वित देश कौन सा दोस्तों? तो याद रखेगा नॉर्वे। क्यों नॉर्वे है मैं आपको बता दूं दोस्तों। उत्तरी अटलांटिक में जो धाराएं चलती दोस्तों, ये गर्म जलधाराएं चलती। कैसी जलधारा है? यह गर्म जलधारा चलती। ठीक है, और एक समस्या आपको बताऊं, जो यूरोपियन कंट्री ज़्यादा उत्तर में स्थित है, जैसे नॉर्वे की बात करें, स्वीडन की बात करें, फिनलैंड वगैरह की बात करें, उसके और उत्तर में जाएंगे तो उत्तरी ध्रुव है और आर्कटिक महासागर है। ठीक है, और इतना ठंडी आप साइबेरिया वगैरह उठा के देख लो कितना ठंडा है, बहुत ठंडा। अब दोस्तों ठंडे की वजह से क्या है ना कि समुद्र में बर्फ जमा होता है,
और जब बर्फ जमा होगा तो पानी वाली जहाज तो चल नहीं सकती, और पानी वाली जहाज नहीं चलेगी तो सबसे बड़ा समस्या पता है क्या है? सबसे ज्यादा खाद्यान्न आपूर्ति ना उसी पानी वाले जहाज से होता है। हवाई जहाज से कितने दिन खाद्यान्न आपूर्ति करोगे? बहुत समस्या हो जाएगा। ये जो नॉर्वे देश है दोस्तों, इस नॉर्वे में गर्म जलधारा पहुंचती है ना, तो नॉर्वे के जो बंदरगाह जहां पे बर्फ होते हैं उनको पिघला देती है, पिघला देती तो यहाँ पानी पानी हो जाता है और बहुत आराम से यहाँ से व्यापार हो पाता है। यदि ये गर्म जलधारा नहीं होता तो नॉर्वे का बंदरगाह पूरी तरह से क्या हो जाता? ठप हो जाता, कोई काम ही नहीं चल पाता यहाँ से। ठीक है, ये कारण है। तो मेथड आप समझिए कि कहानी समझिए ना कि कहाँ क्या हो रहा है, तब सुन के मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा महासागरीय जल में पादप प्लवकों की मात्रा निर्धारित करते हैं। जो महासागरीय जल में दोस्तों ये प्लवक पाए जाते हैं, ठीक है, उसकी मात्रा कौन निर्धारित करता है? कैसे डिसाइड होता है? तो उसकी मात्रा कौन निर्धारित करता है? उसकी मात्रा निर्धारित करने के लिए सबसे जरूरी क्या है दोस्तों? महासागरीय जल धाराएं, ये हैं दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों? समुद्री तापमान एवं लवणता, या सागरीय तापमान एवं लवणता। ठीक है, एवं लवणता। ठीक है भाई, उसके लिए सुटेबल जगह चाहिए, तभी जो है ये पनपेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है दोस्तों? तीसरा है समुद्र की गहराई। ठीक है, समुद्र की गहराई। ठीक है, ये तीन चीज दोस्तों इस प्लवकों के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तभी दोस्तों ये पनपते हैं। उनकी मात्रा जो है इन तीन चीजों पर दोस्तों निर्भर करती है। ठीक है, करा क्या? सवाल सुनिएगा, हाँ ना में जवाब देना है। क्या महासागरीय जलधाराएं पृथ्वी पर ताप संतुलन में मदद करती हैं, हाँ या ना? तो बताएगा दोस्तों हाँ, मदद करती हैं। कैसे मदद करती हैं दोस्तों? थोड़ी देर तो पहले पढ़ा था आपने कि दोस्तों हाई प्रेशर से हवाएं क्या चलती हैं? लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और चलती कैसे हैं दोस्तों? तो सनातनी पवनों के रूप में। कैसे चलती हैं? सनातनी पवनों के रूप में दोस्तों, पवनों के रूप में जो हवाएं चलती हैं, यही दोस्तों इन धाराओं को लेके जाती हैं। वरना समुद्र के अपने मन से धारा थोड़े पैदा कर लेता है, ये इन्हीं की वजह से होता है। दूसरा क्या दोस्तों? दूसरा है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। पृथ्वी के घूर्णन के कारण कोरियोलिस बल पैदा होता है, और वो भी दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस वजह से जलधाराएं चलती हैं, और हाँ, ताप संतुलन में भी मदद करती हैं। तभी दोस्तों कहीं ठंडा कहीं गर्मी है उसको मेंटेन करती हैं। नहीं जलती आप समझिए ना, जैसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा है, अगर वो जलधारा केवल अमेरिका तक रह जाती, यूरोप तक नहीं जाती, तो यूरोप क्या ठंडा प्रदेश हो जाता? अभी जितना ठंडा है ना और ठंडा हो जाता, वहां कोई जीवित थोड़ा रहता, मर जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो यूरोप को गर्म कंबल कहने का मतलब क्या दोस्तों? कौन प्रदान करता है? गल्फ स्ट्रीम प्रदान करती है। क्यों? गर्म कंबल ओढ़कर आप गर्मी पैदा पाते हैं, और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब आती है ना तो पूरे यूरोप को गर्म कर देती है। इस तरह से दोस्तों वहां रहने लायक अनुकूल दशाएं बनती है। ये दोस्तों कहने का मतलब है, तो कहिए हाँ। ठीक है, अगला सवाल सुनिए। करा किस कारण महासागरीय जलधाराएं चलती हैं? चलने का कारण क्या दोस्तों? तो चलने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों सनातनी पवन। ठीक है, अगर ये सनातनी पवनें नहीं रहती तो ये जलधाराएं कभी नहीं चलती। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, अगर पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, अपने अक्ष पर नहीं घूमती, तो कोरियोलिस बल होता ही नहीं, और ना ही उत्तरी ध्रुव पर हवाएं दाएं तरफ जाती, और ना ही दक्षिणी ध्रुव में हवाएं बाएं तरफ जाती, और इस तरह से दोस्तों सारा काम हो जाता ठप। ठीक है, तो ये दोस्तों कारण था। अभी तो हम लोगों ने महासागरीय जलधाराएं पढ़ा। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगा। जैसे अगली क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं चलती हैं, केवल उतने के बारे में बातचीत करेंगे। ऐसे अलग अलग समुद्रों में अलग अलग जो जलधाराएं चलती हैं, हम लोग उसके बारे में दोस्तों डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास ही समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन आप सभी से है, ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड नोट्स हैं। ठीक है, इन नोट्स के अलावा दोस्तों हम स्मार्ट बुक्स पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही स्मार्ट ई बुक अगले 2-4 दिनों में आपके सामने आ जाएगी। तो अलग अलग परीक्षाओं के लिए, अलग अलग विषय के लिए आपको ई बुक भी दिए जाएंगे, आप उनसे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सेशन ही समाप्त होता है। फिलहाल मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक निवेदन आप सभी से रहेगा कि प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि नितिन सर वाकई शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक काम आप अपने लिए कीजिएगा, मेरे लिए लाइक कमेंट बाद में कीजिएगा। आप ना पीछे की क्लास जरूर देखिए। इस क्लास को सीख करके क्या मतलब निकलेगा, अगर यदि आप पीछे ज्योग्राफी की पूरी क्लास नहीं देखें
231 नंबर से ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, ठीक है। आज 287 नंबर की क्लास थी, तो आप कल्पना कीजिए कि कितना 57 लेक्चर दोस्तों मैंने पढ़ा दिया ज्योग्राफी में, और अभी भी ज्योग्राफी चल ही रहा, अभी समाप्त नहीं हुआ, बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है, ठीक है। तो आप जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो सब्जेक्ट पहले पढ़ा दिए गए हैं उन्हें भी जाकर पढ़िए, क्योंकि बिना पढ़े कोई रास्ता नहीं है। आइए साथ में जुड़िए, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, चाहे ऑनलाइन कहीं आप पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ते रहिए। स्टडी 91 पे दोस्तों एक क्लास लेना मत भूलिए, ठीक है। तो सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।